नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे अमित शाह के मिशन राजस्थान की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज मेवाड़ से राजस्थान विधानसभा का चुनावी शंखनाद किया है। एक दिवसीय दौरे पर उदयपुर पहुंचे अमित शाह ने राजस्थान में इस साल भाजपा की सरकार बनाने का संकल्प दिया। इस दौरान शाह ने राजस्थान में बढ़ रहे अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर भी राजस्थान की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। बता रहे हैं कि शाह ने अपने संबोधन में केंद्र की मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों को गिनाते हुए जमकर तारीफ भी की। अमित शाह ने महाराणा प्रताप को नमन करते हुए कहा कि राजस्थान त्याग, तपस्या और बलिदान की भूमि है। मोदी जी के शासन के 9 साल के कई मायने भी काफी अलग रहे हैं। मोदी सरकार ने देश के लिए 9 साल में ऐतिहासिक काम किए। उन्होंने कहा कि मेवाड़ की धरा बीजेपी का गढ़ है। मोदी सरकार ने हमेशा आदिवासियों को पूरा सम्मान दिया है। पीएम ने संसद की भूमि को प्रणाम कर आदिवासी और गरीब कल्याण की वो शपथ ली है। मोदी सरकार ने 9 साल में भारत की कीर्ति को पूरा विश्व में फैला दिया है। आज जो विश्व में भारत का जो सम्मान हो रहा है वह मोदी जी या भाजपा का नहीं, देश की सेवा से और साथ ही साथ 125 करोड़ की जनता के सम्मान है। अमित शाह ने कहा है कि मोदी सरकार 6,000 रुपए सालाना किसानों को दे रही है। राजस्थान में 45 लाख परिवारों को शुद्ध पानी पहुंचाने का काम किया गया है। अमित शाह ने कहा है कि आज की इस सभा का नजारा बता रहा है कि 2023 विधानसभा चुनावों में भाजपा की प्रचंड विजय निश्चित है। राजस्थान से कांग्रेस की सरकार के जाने का जो समय है वो आ चुका है। कांग्रेस के राज में राजस्थान में जातिवाद, भ्रष्टाचार और अपराध बढ़े हैं। यहां की सरकार ने जमकर तुष्टीकरण किया है। पूरे राजस्थान की जनता आज त्राही त्राही कर रही है। अमित शाह ने सभा में कन्हैयालाल हत्याकांड का मुद्दा उठाते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा है। इन सबके बीच सवाल उठता है कि मेवाड़ से अमित शाह का चुनावी शंखनाद कितना असरदायक होगा। क्या अमित शाह अपने इस दौरे से आदिवासियों को साध पाएंगे? सियासी रण में बीजेपी दंगा और दलितों को चुनावी हथियार बनाकर कितनी सफल हो पाएगी? क्या बीजेपी अपनी इस रणनीति के तहत उदयपुर संभाग की 28 सीटों पर फतह कर पाएगी? और इन सबके बीच सवाल यह भी है कि कांग्रेस के पास मिशन 2023 के लिए क्या प्लानिंग है? आज की बड़ी बहस का सिलसिला शुरू करें उससे पहले आपको कुछ चीजें सुनवाते हैं। नाम से कहता हूं, सोनिया जी का पूरा जीवन का लक्ष्य है राहुल जी को प्रधानमंत्री बनाना। लालू जी का लक्ष्य है अपने बेटे तेजस्वी को प्रधानमंत्री बनाना। ममता जी का लक्ष्य है अपने भतीजे अभिषेक को मुख्यमंत्री बनाना। स्टालिन राजस्थान में गहलोत जी की सरकार भी पिछले 3-4 साल से लगातार देश भर में भ्रष्टाचार के सर्वेक्षण में भ्रष्टाचार करने में नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। माताओं, भाइयों, बहनों, खनन विभाग में 66,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया और बात वहां तक पहुंच गई, एक संत ने अपना आत्मविलोपन करना पड़ा, फिर भी भरतपुर में अवैध खनन फिर से चालू हो गया है। बेरोजगारी और बलात्कार में राजस्थान देश भर में नंबर 1 पर है और उनके ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे टॉपर कर जाते हैं, जनता बिचारी रह जाती है। मित्रों, एक दूसरी बात है, इस प्रदेश में कानून और व्यवस्था की स्थिति बुरी तरह से चरमराई गई। तो गहलोत जी ने जितने भी वादे किए थे वो सारे वादे तोड़ दिए हैं। मित्रों, 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करना था। मुझे बताओ, हुआ है भाई? अरे जोर से बोलो, हुआ है? युवाओं को बेकारी भत्ता मिला है? उल्टा 19,000 किसानों की भूमि कुर्क करने का काम ये सरकार ने किया है। 23 के ट्रेलर में अशोक गहलोत सरकार को मूल के समेत उखाड़ कर फेंक दीजिए एक बार, तो 24 में अपने आप 25 सीटों का रास्ता प्रशस्त हो जाएगा और मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। मुझे बताओ माताओं, भाइयों, बहनों, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो? ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर बोलो, चाहते हो?
फिर से 25 सीट तीसरी बार राजस्थान से मोदी जी की झोली में डालेंगे। ये भ्रष्ट नकारा अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। यहां पूर्ण बहुमत की रिकॉर्ड तोड़ने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। कमल के निशान पर वोट देंगे। राजस्थान तो फिलहाल जिस तरीके से आपने अमित शाह को सुना, उनकी तरफ से तमाम बातें यहां पर कही गई हैं और साथ ही साथ सत्ता पक्ष पर भी वो निशाना साधते हुए आए हैं। अब खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कांग्रेस नेता प्रतिष्ठा यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं। आपका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ श्याम झा बीजेपी नेता हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं इंडिया न्यूज पर। सबसे पहले प्रतिष्ठा जी, आप ही के पास आऊंगा। देखिए, अमित शाह राजस्थान पहुंचते हैं, तमाम तरीके की बातें उनकी तरफ से कही गई, वंशवाद को लेकर, परिवारवाद को लेकर, साथ ही साथ किसानों को लेकर उनकी तरफ से कहा गया है और साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि अब जो है वो सरकार रिपीट का जो बात आप लोग करते हैं वो नहीं होगी, बल्कि अब कहीं ना कहीं मकसद कुछ और है और जनता परिवर्तन चाहती है। वो लगातार ये बात कह रहे हैं और ये दौरा जो केंद्रीय गृह मंत्री का हुआ है, ये कितना अहम समझ रही हैं आप? देखिए, मैं इसको कोई बहुत अहम नहीं समझ रही, क्योंकि ये इनका भय है। जिस प्रकार से सरकार ने, राजस्थान सरकार ने काम किए हैं, गहलोत साहब ने ग्रास रूट पर जाकर आम आदमी के साथ खड़े होकर, संकट की घड़ी में जब देश था, कोरोना से पीड़ित जब जनता थी और रोजगार चले गए थे, उस टाइम लोगों के साथ खड़े होकर एक बेटे की भूमिका निभाई है। और उससे बौखलाहट है बीजेपी की कि बीजेपी के सेंटर के नेता रोज के एक दिन मतलब एक दिन भी नहीं छोड़ रहे। इतनी जो ताबड़तोड़ रैलियां हैं, ये निश्चित रूप से इनका भय, इनकी घबराहट दिखाई देती है। इसमें और कोई दूसरी चीज मुझे नजर नहीं आती। और देखिए, बीजेपी हमेशा झूठ बोलती है। जो ये वादे इन्होंने 2013 में किए थे, एक वादे पर भी इन्होंने काम नहीं किया, एक भी वादा पूरा नहीं किया। केवल झूठ के और भ्रम के माध्यम से ये फैलाना चाहती है। लेकिन अब जनता समझ चुकी है, क्योंकि पहली बार में इनको जानते नहीं थे, लेकिन 9 साल तक अब इन्होंने काम किया है, तो पब्लिक को ये बात अच्छे से समझ आ गई है कि ये इनकी कथनी और करने में पूरा अंतर है। ये जो कहते हैं वो कोई काम ये करते नहीं है, सिर्फ कहने के लिए करते हैं, भाषण के लिए करते हैं। और केवल इनका जो रहता है कि वो हमेशा ही एक इलेक्शन के मोड में रहते हैं। इवेंट मैनेजमेंट इनका, जो भी मीटिंग होती है उसमें सुनते हैं कि 100 करोड़ रुपए की एक एक मीटिंग होती है, जिसमें पूरा इवेंट मैनेजमेंट का सिस्टम है। चाहे वो प्रधानमंत्री की मीटिंग हो, चाहे गृह मंत्री जी की मीटिंग हो। प्रतिष्ठा जी, इवेंट आप ये चीज खुद मैनेजमेंट के सोचिए, अलावा किसी भी मीटिंग में चीजें 100 आपको करोड़ रुपए नजर नहीं कैसे खर्च आती। हो जाएंगे? हाँ जी। 100 करोड़ रुपए किसी भी मीटिंग में कैसे खर्च हो जाएंगे? मुख्यालय में मीटिंग होगी, बीजेपी दफ्तर में मीटिंग होगी, उसमें 100 करोड़ कैसे बहुत खर्च हो सारे सकते हैं? सारा इतना जो बैनर पोस्टर, उसका इतना जो दिखाना। क्योंकि देखिए, अगर वाकई में कोई मीटिंग हम करते हैं तो हमें हमारा खर्चा बहुत एक लिमिटेशन से आ जाता है। लेकिन आप पूरी चीज अगर हवा हवाई करते हो तो उसमें खर्चा जरूर बढ़ जाता है। इनके यहाँ जो मीटिंगें होती है वो पूरा इवेंट मैनेजमेंट बड़ी बड़ी कंपनियां करवाती है, जिसका पहले से लेकर बाद तक उसका प्रचार चलिए, प्रसार ठीक है। किस तरह से करना है, ये पूरा सब चीज एक एक चीज का ये लोग पूरी रिहर्सल के साथ में काम कर रहे हैं। और ये चीज अब देश समझ चुका है कि इनका हकीकत में कुछ है नहीं, केवल कहने के लिए, करने के लिए और भाषण, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देने के चलिए, अलावा ठीक है, इन्होंने मैं और आ कोई रहा हूं आपके काम पास। करता श्याम नहीं। झा भी लगातार बने हुए हैं। श्याम जी, देखिए, उदयपुर संभाग की अगर 28 सीटों की बात कर लेते हैं तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण यहां की स्थिति हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहुंचते हैं, संबोधित करते हैं, लेकिन उसी के बाद कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया आती है कि गैर जिम्मेदाराना बयान केंद्रीय मंत्री की तरफ से यहां पर दिया गया है। साथ ही साथ उनकी तरफ से यह भी कहा गया कांग्रेस की तरफ से कि झूठ भी बोला गया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार प्रतिष्ठा जी इन चीजों का जिक्र कर रही हैं कि आपके कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है, आप लोग घबराए हुए हैं, इसलिए शीर्ष नेतृत्व लगातार राजस्थान का रुख कर रहा है। प्रद्युम्न जी, झूठ कौन बोलता है, कैसे बोलता है, तो अभी हमने खुद से देख लिया प्रतिष्ठा जी ने किस प्रकार से कि 100 करोड़ और ये बनावटी बातें किस प्रकार से बोली जाती है। कांग्रेस का कल्चर है, कांग्रेस के संस्कृति इसी प्रकार की है कि किस प्रकार से झूठ बोला जाए। और रही बात घबराहट की, घबराहट तो इनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है सचिन पायलट, के मंत्री है, के विधायक है, वो उनमें है घबराहट। वो ये बोलते हैं कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाए, हमने कुछ काम नहीं किया, जनता को क्या जवाब देंगे। घबराहट तो उन लोगों में है, हमने काम किया इसलिए जनता के बीच में जाने में हमें डर नहीं है, हम जनता के बीच में जा रहे हैं। अगर हमने काम नहीं किया होता तो हमारे अंदर डर होता। लेकिन इनके मंत्री विधायकों में इतना डर है
वो मंच से इस तरह के बयान देते हैं कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेके जाए। जनता हमसे सवाल पूछेगी, क्या जवाब देंगे? घबराहट कांग्रेस में है। कांग्रेस को पता है कि उनका समय समाप्त हो गया है राजस्थान में, और राजस्थान में 2023 में जनता परिवर्तन चाहती है, क्योंकि 4.5 साल तक अभी तक जो राजस्थान ने दम्भ झेला है, जिस प्रकार से महिला उत्पीड़न के मामले में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंचा, जिस प्रकार से बेरोजगारी में नंबर 1 पर राजस्थान पहुंचा, जिस प्रकार से यहाँ पे खनन माफिया, और जिस प्रकार से यहाँ गैंगवार, जिस प्रकार से यहाँ फल फूल रहे खनन माफिया गैंगवार, और पूरी जनता, पूरे व्यापारी यहाँ पे डरे हुए हैं। महिला घर में सुरक्षित नहीं है, महिला हॉस्पिटल में सुरक्षित नहीं है, महिला थानों तक में सुरक्षित नहीं है, महिला सड़क पर सुरक्षित नहीं है। दलितों के साथ जिस प्रकार से अत्याचार हुआ, दलित लड़कियों के साथ बलात्कार की घटना है। आज की भी घटना बता दूं, राजस्थान के सांगानेर में 11 महीने के बच्चे को घर से उठा लिया गया है। आप देखेंगे रोज अगर औसतन लेके चले तो 12 हत्याएं रोज राजस्थान में हो रही है, और लगभग 8 बलात्कार की घटनाएं रोज राजस्थान में होती है। तो कानून का तो इस बार खत्म हो गया है। अपराधियों में डर का माहौल बिल्कुल है नहीं। अपराधियों के साथ साठगांठ, माफियाओं के साथ साठगांठ, भू माफिया, बजरी माफिया, हर तरह के माफियाओं के साथ साठगांठ है सरकार की। तो राजस्थान की जनता त्रस्त है इन चीजों से। राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है जवाब देने का। ठीक है, अब देखिए जवाब तो अब जनता को ही देना है, समय भी देखिए बहुत कम बचा हुआ है। लेकिन प्रतिष्ठा जी, जिस तरीके से लगातार श्याम जहां की तरफ से इन बातों का जिक्र किया गया है कि बेरोजगारी का वो लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, आपकी पार्टी लगातार केंद्र सरकार को घेरती है कि आप रोजगार क्या दे रहे हैं। राजस्थान की बात कर लेते हैं, सरकार आपकी है, तो अगर रोजगार की वो बात कह रहे हैं तो उस पर एक बार जो क्लैरिफिकेशन है वो एक बार जरूर दे दें आप। जी देखिए, ये लोग जो बात कर रहे हैं वो मुद्दा उठाने के लिए ये योग्य भी है कि नहीं, ये चीज तो पब्लिक भी समझती है। इन्होंने 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरियों का वादा किया था। 9 साल हो गए इनको सत्ता में बैठे हुए, 18 करोड़ नौकरियां कहाँ है? आज युवा ये जानना चाहते हैं कि हमारे हिस्से की नौकरियां कहाँ है। अगर आप राजस्थान की बात करते हैं तो जब इनकी सरकार थी, वसुंधरा सरकार थी, तो इन्होंने एक भी ज्वाइनिंग नहीं दी। हमने 4 लाख से ऊपर नौकरियां दी है। 13 से 14 जिलों के अंदर हमने जो ये बेरोजगार मेला लगाकर रोजगार सर्जन का काम किया है। और हमारी सरकार युवाओं के साथ पूरी न्याय करने के हिसाब से पूर्ण रूप से हम खड़े हुए हैं। ये लोग एक बार बार भ्रष्टाचार की बात ये करते हैं, लेकिन मैं इनसे एक बात इनसे मैं जानना चाहती हूँ आज कि एक तो आपने पीएम केयर फंड का अभी तक कोई हिसाब नहीं दिया, तो क्या देश इस चीज को नहीं जानना चाहता? दूसरी बात कि जो लोग आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं, जिन पर बड़े बड़े केस, उसके बावजूद वो लोग जैसे ही आपकी पार्टी में शामिल होते हैं, आप उन्हें बड़े बड़े पदों से नवाजते हैं और उनके ऊपर से वो सारे केस खत्म हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा दोगला चरित्र, दोगला चेहरा क्यों? ये नहीं तो हाल ही में क्या अगर इस देश ब्रजभूषण सिंह की बात कर लेते हैं, बीजेपी से ही देखिए है ना, देखिए उन जिस पर भी घोटाला एफआईआर हुई लगातार, उन पर भी कार्रवाई तो हुई ना। किन पर हुई? किन पर हुई? ब्रजभूषण आप सिंह की बात कर देखिए, लेते हैं, नारायण हाल ही राणे का मामला 300 बता रहा हूं मैं आपको। केस पर था, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म हो गया। आप दूसरा देखिए, शुभेंदु जी अधिकारी शारदा चिट फंड केस के अंदर थे, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म हो गया। तीसरा, हिम्मत बिस्वा शर्मा शारदा चिट फंड में थे, बीजेपी में शामिल होते ही केस खत्म हो गया और सीएम की कुर्सी गिफ्ट में मिल गई। इस तरह से बहुत सारे नाम आपके पास, येदियुरप्पा जी का उदाहरण ले लीजिए, वो उनको चलिए ठीक है प्रधानमंत्री जी ने श्याम जी, सम्मान देखिए दिया, साफ तौर पर ये आरोप है, देखिए पार्टी श्याम जी, ये को पूरा आरोप लगा रही थे। है प्रतिष्ठा जी की तरफ से कहा गया है कि भाई अगर आपकी पार्टी में कोई शामिल हो जाता है तो आप उसको पीछे खींच लेते हैं, यानी कि जो केस है वो बंद कर देते हैं। तो कानून की प्रक्रिया, कानून के तहत आप न्याय दिलवाते हैं, क्या कुछ होता है? क्योंकि देखिए कानून की प्रक्रिया के तहत ही केस खत्म हो सकता है या सजा मिल सकती है। लेकिन श्याम जी, आरोप तो ये है ना कि आपकी पार्टी में अगर कोई एंटर कर जाता है तो पुराने जितने मामले वो खत्म कर देते हैं। जेल से छुटका के लेके आए हैं हरियाणा। जाजी, मेरी एक बात और भी ले लीजिए, आपको इसका भी आप जवाब दीजिए। हरियाणा का केस आप ले लीजिए, चौटाला का पूरा परिवार आप बाहर ले आए, जिनको हम सजा दे चुके थे, हमारी सरकार थी जब वो सजा पा चुके थे। तो ये चीज क्या है? ये दोगला चरित्र क्यों है? आप बात भ्रष्टाचार की करते हैं, लेकिन भ्रष्टाचारी जैसे ही आपके साथ आते हैं वो बड़े बड़े पदों पर बैठ जाते हैं। तो इस चीज का भी आप जनता को ठीक है, जवाब बताइए दीजिए। कि क्या है। श्याम जी बोलिए। प्रदुम जी, मैं कहना चाहूंगा कि प्रतिष्ठा जी को जानकारी का अभाव है, इसलिए वो इस तरह की बात कर रही है। चौटाला परिवार की बात की इन्होंने। चौटाला परिवार को
अजय चौटाला जी को और उनके पिताजी को 10-10 साल का कारावास हुआ था। उनकी सजा पूरी हो गई तो बाहर अच्छा, आएंगे आप ही। आप बीच में एक बार आपने देखिए, बीच में नहीं, आप गलत बीच में गलत इंटरप्ट ना बात कर करें रहे हैं। आपको प्रतिष्ठा जी, जानकारी बीच में का अभाव इंटरप्ट कम ना करें। है। मेरा पूरा आप आप मेरी जानकारी का बात सुन प्रयास लीजिए, करके उसके बाद बीच में आपको बोलिएगा। प्रदीप जी, ऐसे मैंने बहस नहीं हो पाएगी ना। समझौता किया, अगर ये आपने ऐसे उनको बीच में बोलेंगे तो कैसे बहस हो पाएगी प्रदीप जी? उनको बाहर निकाला है समझौते के तहत। संसद के शायद एक दिन पहले या एक दिन बाद में उनके फादर को बाहर लेके आए हो। आप जानकारी आप रखिए। ठीक है, बोलिए आप श्याम जी, गलत एक बार बात बोलिए को अपनी बात। जानकारी के इनकी बारे बात में पूरी हो गलत जाए तो मैं बोलूँ। नहीं आप श्याम जी बोलिए, इंटरप्ट आप करिए, आप सुन रहे हैं आपको। मैं जानकारी का अभाव इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई पेरोल पे जानकारी अगर का बाहर अभाव आता है, आप उसके नहीं, घर आप प्रतिष्ठा जी परिवार को में। एक बार बोलने दीजिए। नहीं तो ये मेरे प्रदीप जानकारी जी, के ऐसे बारे कैसे बहस में करेंगे? नाम दिए उनका सबका सबूत है। आप निकाल के देख लीजिए, सोशल मीडिया पर भी होंगे जिन पर केस थे। और ये सामने से प्रदीप जी, पहले ये ऐसे कैसे आपको बहस हो जानकारी पाएगी का अभाव प्रदीप जी? करना, आपको ठीक है, कुछ अब ठीक नॉलेज है, अब नहीं है, उनको आप एक बार सब बोलने पहले तो दीजिए, वो भी तो अपनी बात पढ़ के रखेंगे ना। आते हैं। श्याम जी बोलिए। तुम जी, मैं इसलिए कह रहा हूं जानकारी का अभाव। पेरोल शब्द का अधिकार होता है, किसी के घर में कोई शादी ब्याह हो, किसी के घर में कोई जीवन मरण हो तो पेरोल कोर्ट देता है। हम्म। कोर्ट से अगर पेरोल लेकर के कोई बंदा, अगर बेटा मुख्यमंत्री बना, मुख्यमंत्री बना, अगर वो आ सकते हैं, कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, तो कोर्ट अधिकार देता है, ये संविधान अधिकार देता है, ये न्यायपालिका अधिकार देती है। उसमें अगर वो पेरोल पे बाहर आए और वापस जेल चले गए तो उसमें इस चीज का वो करने का अधिकार किसी के पास नहीं है, न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है वो चीज। और रही बात, इनको हेमंत विश्व शर्मा के लिए इसलिए बुरा लग रहा है कि कोई आदमी जो राहुल गांधी से मिलने जाता है और मिलने के लिए राहुल गांधी अपने कुत्ते को 1.5 घंटे तक खिलाते रहते हैं और उसको मिलने का समय नहीं देते, और वो इस बात से पूरी तरह से मानसिक रूप से नाराज होकर के अगर पार्टी छोड़ के गया तो इनको इस चीज का बुरा लग रहा है कि वो पार्टी छोड़ के क्यों चला गया। अरे भैया, तवज्जो नहीं मिलेगी तो जाएगा। सिंधिया जी को जिस प्रकार से दरकिनार किया हुआ था, उनको वहां पे पार्टी से जिस प्रकार से कुंठित होकर के वो पार्टी छोड़ करके आए, परेशान होकर के आए, और भाजपा के साथ अगर उनको विचारधारा भाजपा की अच्छी लगती है तो क्या बुरा है। अगर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में है तो भारत के ही लोग, कोई भी आ सकता है जो उसको भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा समझ में आती है, अच्छी लगती लेकिन है, आपके भारतीय केस जनता पार्टी के खत्म साथ कैसे हो शामिल रहे हो हैं? सकते हैं। तो देखिए, आपने दीजिए बीच कोई बीच में बोलेंगे तो प्रदीप जी मैं कैसे बहस कर पाऊंगा? नहीं नहीं, आप बोलिए बोलिए। या तो आप इनकी बात पूरी नहीं, उनकी करने बात सुन दीजिए, ली मैंने, क्या आप कहना बोलिए। चाहती है, इनकी बात पूरी हो जाए। वो ये कह रही हैं, आज उन्होंने अभी भी कोई, पीछे पॉइंट आउट यही किया है कि जो केस है वो केस कैसे खत्म हो गए। अब देखिए, केस मैं तो पूरी बात कर न्यायपालिका रहा के हूँ ना, तहत ये कार्रवाई बोलने होती नहीं है, उसी हिसाब देंगे से केस बीच में खत्म अगर। होते हैं। आप एक बार समझा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। जो केस जो चलता है, इनको ये जानकारी नहीं कि केस जो चलता है बीजेपी कार्यालय में नहीं चलता है, न्यायपालिका में चलता है, कोर्ट में चलता है। अगर कोर्ट किसी को बरी करता है, कोर्ट किसी को, अगर कोई सबूत नहीं है और कोई गवाह नहीं है, कोई उसका पक्ष मजबूत है अगले का, तो कोर्ट अगर किसी को बरी करता है तो उसमें कोई कोर्ट, कोई भाजपा कार्यालय में नहीं चलता है। ये मैडम को जानकारी होनी चाहिए। आप प्रतिष्ठा जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको जानकारी का अभाव है और कोई परेशानी नहीं है। ऐसी स्थिति सुप्रीम में कोर्ट के कोर्ट ने अगर तीन किसी को बरी न्यायाधीश किया है। आकर प्रेस अरे कॉन्फ्रेंस प्रतिष्ठा करके जी, मेरी कहते बात तो हैं सुन कि लीजिए। कि भारत का संविधान अरे खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, और आप कहते हैं कि वो सब गलत कह रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे, वो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आपकी नीतियों का खुलासा किया था। और आप कह रहे हैं, फिर आप माफी मांगिए कि आपने उन पर गलत सीबीआई रेड पड़वाई जब वो कांग्रेस में थे, और आपने गलत उन पर केस दर्ज करवाए। इसके लिए देश से माफी मांगिए। फिर अगर वो आपके पास आते ही हो जाते हैं तो ये क्या चीज है? ये दोगला चरित्र है। आप इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए, आप नॉलेज को उससे आगे बढ़ाइए कि आरएसएस ने जो आप पे पढ़ाया उससे बाहर आकर भी देखिए, उससे ठीक है, बाहर भी है दुनिया। ठीक है, बोलिए। प्रतिष्ठा जी, आपकी बात पूरी हो गई। आप बीच में ना टोके तो मैं जवाब दूं, अगर आपको कुछ और कहना तो अभी भी बोल लीजिए, लेकिन मैं बोलूं तो बीच में मत गलत टोकिएगा। क्वेश्चन को गलत तरीके से ले जाते हो। जब बोलती हूँ मैं तो मेरे क्वेश्चन का जवाब जानना चाहती हूँ, और देश भी नहीं तो जानना जब मैं चाहता मेरी है बात पूरी कर लूं तो आप बोलिए। ठीक है, अगर श्याम जी आप बोलिए। बीच अब बीच में श्याम जी टोकेंगे देखिए, तो, समय बढ़ता है, आप बोलिए। देखिए, मैं वही बताना चाह रहा हूँ प्रतिष्ठा जी के पास, अभी भी मैं दोबारा कह रहा हूँ जानकारी का अभाव है। सीबीआई जो है स्वतंत्र एजेंसी है, ईडी स्वतंत्र एजेंसी है, वो कोई भाजपा कार्यालय से नहीं चलती। आज अगर किसी के ऊपर कार्रवाई की सीबीआई ने, ईडी ने, और वह जांच किया, जांच में कुछ नहीं पाया गया तो दोष मुक्त कर दिया। जब जांच में, तो आज राहुल गांधी भी जा रहे हैं, सोनिया गांधी भी जा रही है ईडी के, सीबीआई के जांच का पता नहीं कहां कहां उनके तो केस चल रहे हैं। तो कल को जांच में अगर नहीं पाया जाएगा तो क्या उनको जबरन जेल में डाल दें? आप क्या ये ऐसा कहना चाहती है?
अगर उनके खिलाफ भी कुछ नहीं होगा तो बच जाएंगे, अगर उनके खिलाफ कुछ होगा तो जेल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता कि सीबीआई और ईडी में कहीं कोई केस है तो उसको तुरंत उठा करके जेल में डाल दिया जाए। तो प्रतिष्ठा जी थोड़ा उस चीज को समझने की कोशिश करिए कि क्या प्रक्रिया क्या है, वो समझिए। डिबेट का जो महत्व होता आप है मुझे उसमें सारी तथ्य होनी चाहिए, और देश की जनता को डिबेट में समझाइए, ये तथ्य मुझे रखे मत हैं कि समझाइए। गुमराह करने की कोशिश मत करिए। चलिए ठीक है, अब तो ये तो एक अलग पहलू की बात रही, लेकिन अगर राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, देखिए प्रतिष्ठा जी, जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राजस्थान का रुख कर रहा है, अपने आप में बड़े चेहरे हैं, जब आते हैं तमाम बातें यहां पर कही जाती हैं, जनता से तमाम वादे यहां पर किए जाते हैं। हाल ही में अब चुनाव आने जा रहे हैं, देखिए कोशिश आप लोगों की तरफ से भी है, बीजेपी भी पूरी कोशिश कर रही है, जेपी नड्डा की बात कर लेते हैं, प्रधानमंत्री मोदी की बात कर लेते हैं, अब अमित शाह भी यहां पर आए हुए हैं, ऐसे में आदिवासी समाज को लेकर भी उनकी तरफ से तमाम बातें यहां पर कही गई हैं। लेकिन अगर आपकी तैयारियों की बात कर लेते हैं तो किस तरीके से इस बार टक्कर दी जाएगी? भले ही आप सत्ता में अभी हैं, लेकिन चुनाव जनता पर बहुत कुछ निर्भर करते हैं। चुनाव पूरे ही जनता पर निर्भर हम्म। करते हैं। बिल्कुल जनता इसका जवाब इनको दे देगी। हम्म। और ये इनकी डर और बौखलाहट ही है, क्योंकि जिस तरह से हमारी सरकार ने काम किया है, निश्चित रूप से उससे राजस्थान की जनता बिल्कुल राहत महसूस कर रही है, महंगाई से राहत महसूस कर रही है। पूरे देश के जो हाल बेहाल है, जहां पर जो सिलेंडर थे उज्ज्वला के जो इन्होंने बांटे थे, वो या तो किसी सामान को रखने के लिए यूज हो रहे थे, उन सिलेंडरों का आज घर में चूल्हा जलाने के लिए यूज होने लगा है। तो ये राजस्थान की जनता इस चीज को देख रही है कि देश के दूसरे हिस्सों में जहां पर इनकी सरकारें हैं, वहां पर जनता के साथ क्या हाल है, और राजस्थान की जनता के साथ में राजस्थान की सरकार, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब किस तरह से खड़े हुए हैं, ये चीज राजस्थान की जनता ने अच्छे से महसूस किया है। हम्म। और राजस्थान की जनता का ही मानस कांग्रेस के पक्ष में इस तरह है कि सर्वे वगैरह इन्होंने सब करा लिया है, जिससे ये पूर्ण रूप से घबराए हुए हैं कि ये कहीं पर नजर नहीं आते। आपने देखा होगा कि आज अमित शाह जी भी बार बार बोल रहे थे कि जोर से बोलो, जोर से बोलो। ये कम से कम उन्होंने अपनी स्पीच में 8 से 10 बार बोला कि अरे धीरे नहीं, थोड़ा जोर से बोलो। तो ये चीज शो कर रही थी कि वहां पर जो लोग थे वो भी कहीं ना कहीं उनकी बातों से सहमत नहीं थे। लेकिन पार्टी के जो बड़े नेता है आए हैं, अपनी पार्टी का प्रचार तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन जितना फोकस इन लोगों ने बूथों पर किया है, बूथ मैनेजमेंट पर, इवेंट मैनेजमेंट पर, प्रचार प्रसार पर, उतना काम अगर देश के लिए किया जाता तो निश्चित रूप से देश के जो आम आदमी है उनको फायदा होता। किसानों की बात ये कर रहे थे कि 2024 में आय दुगनी होगी, लेकिन आज किसानों की हालत बहुत ही ऐसी है कि वो बेचारा किसी को बता नहीं पा रहा, क्योंकि धरती पुत्र है, वो उसका अपना आत्म स्वाभिमान है, वो स्वाभिमान से बाहर नहीं आ पा रहा। लेकिन आज देश का किसान बुरी हालत से गुजर रहा है। 3 काले कानूनों को लेकर जब किसानों ने एक लंबा आंदोलन किया था, उसके बाद किसानों को वापस लेने का जो आश्वासन दिया था उससे भी ये मुकर रहे हैं। अब वापस से वो चीजें वापस सामने आ रही है। तो ये निश्चित रूप से एक सरकार है, ये केवल चुनाव के, बीजेपी केवल सत्ता के उसमें लोभ में केवल और केवल पार्टी का प्रचार करती है। ठीक है। जहां इनकी सरकारें नहीं हो वहां पर ये षड्यंत्र रचकर चुनी हुई सरकारों के खिलाफ साजिश रचते हैं। अगर इनको लोकतंत्र की ये बात करते हैं, तो लोकतंत्र पर आपको इतना भरोसा है, पब्लिक पर इतना भरोसा है, तो चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने का काम आप क्यों कर रहे हैं? और उनको अस्थिर करने में जो आप पैसों का दुरुपयोग, धन बल का दुरुपयोग कर रहे हैं, वो पैसे कहां से आ रहे हैं, ये भी जवाब इस देश की जनता को दीजिए। और 9 साल में जो आपने आपने कहा था कि एक बहुत बड़ा अमाउंट विदेशों में जमा है ब्लैक मनी का, वो ब्लैक मनी कहाँ गई, किसके पास गई, इस चीज का भी जवाब दीजिए। वो क्यों नहीं आई? क्योंकि हर आदमी को उम्मीद थी कि शायद आप ब्लैक मनी लेके आएंगे। 9 साल से आपकी सरकार है, आपने किस पर कार्रवाई की? आज आप फिर कह रहे हैं कि घोटालेबाजों पर हम कार्रवाई करेंगे। ये जितने घोटाले इन्होंने गिनवाए, ये सारे यूपीए की गवर्नमेंट में पकड़े हुए लोग थे जिनको सजा मिल चुकी थी। ये एक भी घोटाला इन्होंने पकड़ के दिखाया क्या किसी का? फिर भी कह रहे हैं कि घोटाले वालों पे चलिए कार्रवाई ठीक है करेंगे। श्याम तो जी, ये देखिए बहुत तमाम बातें हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए शीर्ष नेतृत्व जब कहीं भी पहुंचता है तो अपने आप में बहुत बड़ी बात इसलिए भी हो जाती है क्योंकि देखिए देश के गृह मंत्री हैं, उनकी तरफ से तमाम बातें यहाँ पर कही गई हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर बात कर लेते हैं, कांग्रेस पार्टी लगातार एक तो सबसे बड़ी बात रोजगार की मुद्दे की बात कर लेते हैं, और साथ ही साथ जो महंगाई है उसको लेकर जिक्र करती हुई नजर आती है। वही देखिए प्रतिष्ठा जी की तरफ से कहा जा रहा है कि भाई केंद्र में आप लोग बैठे, लेकिन उसके बावजूद भी महंगाई इतनी हो रही है, अगर आप राजस्थान में आते हैं तो किस तरीके से मैनेज करेंगे? देखिए प्रदुम जी, मैं दो बातें कहना चाहूंगा। हम्म। कांग्रेस का जो कल्चर, मैं बता रहा हूँ, जानकारी होती नहीं और बात पूरी कर देते। किसानों की अब ये बात कर रही, किसानों की बात कर रहे, आज हर किसान के खाते में केंद्र सरकार
6,000 रुपए सालाना बेचती है। आज राजस्थान बाजरे की उपज में सबसे बड़े राज्यों में से आता है। 1 किलो बाजरा राजस्थान सरकार ने नहीं खरीदा, 1 किलो बाजरा केंद्र सरकार खरीद रही। किसान बेचारा क्या करे, कहां जाए? आपने बाजरे की एमएसपी तो बढ़ा दी दिखाने के लिए कि हमने एमएसपी बढ़ा दी, लेकिन 1 किलो बाजरा किसान से नहीं खरीदा राजस्थान सरकार ने। तो ये इनका झूठ है, जिस प्रकार से झूठ परोसते हैं। और रही बात महंगाई की, राजस्थान में सबसे महंगा डीजल पेट्रोल, जो आसपास के 5 राज्यों से राजस्थान की सीमा लगती है, उन सभी राज्यों 100 से पार महंगा है। डीजल पेट्रोल राजस्थान में बिकता है। जिसमें आप देखिए, सीमावर्ती क्षेत्र के जितने भी डीजल और पेट्रोल पंप हैं, जी। सभी के सभी पंप लगभग बंद हो गए या बंद होने की कगार पे हैं। क्यों? क्योंकि वहां सेल नहीं है। आसपास के राज्यों से लोग डीजल पेट्रोल खरीद लेते हैं। सैकड़ों की संख्या में पेट्रोल पंप बंद हुए, हजारों की संख्या में वहां जो पेट्रोल पंप पे काम करने वाले लोग जो थे वो बेरोजगार हुए। ये बात कर रही थी कि हमने युवाओं के लिए कितना बड़ा धोखा, बार बार पेपर लीक, बार बार कोई ना कोई लिटिगेशन होकर के वो कोर्ट में जाना। आपने भर्तियां तो निकाली, लेकिन भर्तियां कंप्लीट कितने की? आपने 4 लाख भर्तियां आपने गिना दी, 4 करोड़ भी गिना सकती थी, लेकिन उसमें कंप्लीट कितनी की, उसके लिए इनके पास जवाब नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट हुई ही नहीं एक भी भर्ती। कुछ कहीं ना कहीं कोई लिटिगेशन की वजह से तो कोर्ट में गया हुआ है मामला, या फिर पेपर लीक की वजह से दोबारा, या फिर तिबारा। ये कुछ ना कुछ इस तरह का इन्होंने उलझा के रखा है। रही बात बेरोजगारी की, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1 पर तो पहुंचा हुआ है। अगर आपने इतनी रोजगार दिए होते तो प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पर नहीं तो कैसे फिर पहुंचता? रोजगार मेले का क्या मकसद बचा फिर? अगर अगर आप कह रहे हैं कि नंबर 1 है तो फिर रोजगार मेले का मकसद क्या है? रोजगार मेला इन्होंने लगा करके कुछ प्राइवेट कंपनियों को जबरन इनवाइट करके दबाव डाल। सभी का स्वागत है। जिस तरीके से लगातार ब्रेक पर जाने से पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अमित शाह राजस्थान आते हैं, उनकी तरफ से आने वाले चुनावों को लेकर लगातार बातचीत की जाती है और ऐसे में 2 खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देखिए, ब्रेक पर जाने से पहले श्याम जी, जो बातें आपकी तरफ से कही गई, चाहे वो पेट्रोल डीजल की हो, पेट्रोल सबसे महंगा हो, वो बातें कही गई, या फिर रोजगार की बातें कही गई, उसका जवाब भी अब लेना जरूरी हो जाता है। प्रतिष्ठा जी, देखिए, जिस तरीके से तमाम चीजें आपकी तरफ से कही गई कि भाई महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर राजस्थान में इन चीजों का जिक्र करती है कि पेट्रोल भी तो सबसे महंगा है आपके यहाँ। अगर आप थोड़ा सा कम कर दे तो राहत मिल जाएगी शायद। देखिए, हमने पेट्रोल डीजल पर राजस्थान ने जब सेंटर ने किया तो हमने भी कम किए थे। और राजस्थान में आज से नहीं, जब से राजस्थान के अंदर चाहे इनकी सरकार रही हो, हमारी हमेशा थोड़ा पूरे देश से महंगा हमेशा से रहा है, आज नहीं हुआ है ये चीज। दूसरी बात, आप एक चीज ये देखिए कि जब हमारी यूपीए गवर्नमेंट थी तो 120 रुपए प्रति बैरल कच्चा क्रूड ऑयल आ रहा था, कच्चा तेल। ठीक है। अब जब इनकी सरकार थी तो क्रूड ऑयल के दाम एक बार तो 30-35 तक पहुंच गए थे। उसके बावजूद भी इन्होंने रिलीफ ना देने की बजाय उल्टा ज्यादा बढ़ा दिया। हमारे टाइम में हम गैस सिलेंडर 450 रुपए में दे रहे थे, तब इनके मंत्री बड़ा बड़ा प्रदर्शन कर रहे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन आप तमाम चीजों के रेट देख लीजिए, चाहे दाल के ले लीजिए, तेल के ले लीजिए, उस टाइम जब यूपीए गवर्नमेंट थी सब रेट बहुत एक सही दायरे में थे। और इनकी सरकार आते ही जस्ट इन्होंने सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए कि देश के लिए कर रहे हैं, देश के लिए। देश क्या है? देश के अंदर रहने वाले लोग ही देश का एक बड़ा अभिन्न हिस्सा है। और अगर ये देश नहीं के तो ठीक लोग है, चलिए, अगर ये महंगाई, बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अब भाई रोजगार मेले पर भी उनकी तरफ से सवाल उठा दिए गए कि भाई रोजगार मेले आप लोग लगा रहे हैं लेकिन जबरदस्ती आप कंपनी को लेके आ रहे हैं। नहीं, ये इनके पास ऐसा कोई, इनको जानकारी नहीं है। मैं आपको एक बात बता रही, इन्होंने एक बात और कही कि 6,000 रुपए किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। मिल रही थी, मिल नहीं रही है, बंद हो चुकी है तमाम लोगों का। आज आप मीडिया में हैं, मैं मेरे कहने से मत मानिए, आप जाइए सर्वे कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि किसान आज महंगाई राहत कैंप में आकर भी यही मांग उठा रहे हैं कि भाई हमारे जो अकाउंट में पैसे आ रहे थे वो नहीं आ रहे, अब क्या हुआ? तो मैं सेंटर की योजना है भाई, राजस्थान सरकार की है नहीं। तो हम तमाम जब इसमें गए कैंपों में तो ये चीजें हमारे सामने आई है। और हम खुद भी किसान हैं, किसान परिवार से हूं मैं,
तो मैं किसानों को अच्छे से समझती हूँ कि किसान झूठ नहीं बोलता। इन्होंने सम्मान निधि भी देना बंद कर दिया है। श्याम जी को पूरी जानकारी नहीं है, ये अपने बिल्कुल कंफर्ट जोन में रहते हैं, ग्रामीण एरिया में शायद ये जाते आते नहीं, क्योंकि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, अगर ग्रामीण क्षेत्र का एक बार आप दौरा कर लीजिए अपनी टीम के साथ में, क्योंकि मीडिया लोकतंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ है, चौथा स्तंभ है, लेकिन बहुत मजबूत स्तंभ है। आप सही को सही और गलत को गलत मीडिया का कहने का एक दायित्व भी है, सरकारों के बीच के अंदर जो चीज है। तो आप मीडिया से सर्वे करवा लीजिए, अगर मेरी बात गलत हो तो ये अपने आप पता चल जाएगा कि जानकारी का अभाव किसको है या चलिए किसको ठीक बोला जा रहा है। है, दोनों ठीक है, में श्याम जी बोलिए। अब इस चीज का जवाब देना बहुत जरूरी हो जाता है। उद्यम जी, मैं फिर कहूंगा कि प्रतिष्ठा जी को जानकारी का अभाव है। मैं बताना चाहूंगा कि जब किसानों के खातों में पैसा आना चालू हुआ, जब रजिस्ट्रेशन हुए थे, किसानों के खातों को जोड़ा गया था, उस समय कुछ किसान जो कि नकली किसान थे, 4% ऐसे खाते जुड़ गए थे, उनके खातों में पैसा आना बंद हुआ है। बाकी सभी के खातों में पैसा निरंतर आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो कुछ इस तरह के 3-4% जो बोगस थे, उनको तो जब बाद में सबको रीचेक करके और उनको हटाया गया, तो उसमें से कोई 1-2 मिल गया होगा। इनके पास तो वैसे भी बोगस लोगों की भीड़ आती है, बोगस लोगों में घिरे रहते हैं ये लोग। ये आज बोगस आपके इस पास ही प्रकार है, से हमारे पास बोगस नहीं है। श्याम झा जी, आप अरे गलत मैडम चीजें, गलत जानकारी प्रेषित करते हैं। प्रतिभा जी, आप नॉलेज मेरे का अभाव मेरे मेरे बीच में क्यों इंटरप्ट करती है? जब मेरा समय है तो मुझे बोलने दीजिए। नहीं प्रतिष्ठा जी, अब देखिए मैंने आपको पूरा समय दिया है, अब एक बार श्याम जी को भी सुनना जरूरी हो जाता है। योग्य नहीं है, आप जाइए ऐसे पब्लिक मैं बहस नहीं कर पाऊंगा। अगर आप बोलो तो मैं छोड़ देता हूँ, अगर इनको ही नहीं नहीं सुनना श्याम जी बोलिए, ठीक है श्याम जी आप बोलिए एक बार। प्रतिष्ठा जी मैं आ रहा हूं तो आपके इनको पास, बोल देखिए पाऊंगा। समय तो आपको पूरा दिया गया था ना प्रतिष्ठा जी, अब उनको एक बार बात तो बोलने दीजिए अपनी पूरी, बोलिए। गलत चीजें पेश कर, गलत नहीं तो तथ्य उनको पेश बोलने कर तो रहे हैं। दीजिए आप, अगर वो गलत चीज पेश कर रहे हैं, जब उनकी बात पूरी हो जाए तो उसके बाद आप जवाब दे दीजिएगा उसका। मेरे को जानकारी का अभाव है, खुद को जानकारी नहीं है, लेकिन दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। चलिए ठीक है श्याम जी बोलिए। अरे उनकी बात तो आप सुने, उसके बाद आप जवाब देना। अगर आप ही बोलती रहेंगी तो फिर उनको बुलाने का फिर फायदा ही क्या रहा। बोलिए आप श्याम जी। नहीं, मैं बोल रही, लेकिन वो बार बार मेरे ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं? मेरी जानकारी के बारे में तुष्टिकरण ना करिए, अपनी को करिए। आप उनको बोलिए ना, आप उनको आपसे टोक नहीं रहे हो, मैंने मेरे उनको भी बोला है, मैं आपको भी कह रहा हूं, आपसे थोड़ी देर पहले ही आपने भी उनके ऊपर यही चीज बोली थी कि उनको भी जानकारी का अभाव है। ये तो दोनों पक्ष, दोनों वो तरफ से बोले, आ रही है ना चीजें। मैंने नहीं बोला, पहले वो बोले, तब मैंने उनको बोला कि ये चीजें है, लेकिन आपको नहीं पता है। ठीक है, इनका आप ग्रामीण ठीक है, अब कितना पता है वो बता देते हैं। श्याम जी बोलिए। चाहिए। श्याम जी अब बोलिए, समय कम है। अब अगर आप गारंटी देंगे बीच में नहीं बोलेंगी तो मैं बोलना ठीक है, आप बोलिए, अब बोलिए। मैं बताता हूं, जिस प्रकार से राजस्थान सरकार ने इन्वेस्टर्स का एक आयोजन किया, उसमें इन्वेस्टर आए, उन्होंने फाइलें साइन कराई, लेकिन उसमें से 30% इन्वेस्टर भी एमओयू साइन करने के बाद नहीं लौटा। क्यों? क्योंकि इतनी महंगी बिजली, भारत में सबसे महंगी बिजली राजस्थान में है उद्योगों के लिए। आज उद्योग नहीं आएंगे तो रोजगार कहां से मिलेगा? आज व्यापारी बाहर में नहीं आएगा, इन्वेस्टर नहीं आएगा तो रोजगार बढ़ेगा कहां से? तो इनका रोड मैप नहीं है। उल्टा जो जिस प्रकार से पेट्रोल पंप बंद हुए, हजारों लोग बेरोजगार हुए, इस प्रकार से कई ऐसी चीजें हैं, कई उद्योग बंद हो गए क्योंकि बिजली इतनी महंगी है। उद्योगपति ये बोलते हैं कि हम बिजली का बिल भरे या तनख्वाह बांटे या उद्योग चलाए, क्या करें? हताश में आके कई उद्योग बंद हो गए, हजारों लोग उसमें बेरोजगार हुए। इनके पास कोई रोड मैप है नहीं, कोई सरकार चलाने का, जिस पर केवल और केवल कुर्सी का खेल चलता रहा है 4.5 साल तक। और कुर्सी के खेल में, और ये जिस प्रकार से उपलब्धियां गिना रही है, अरे अगर इतनी उपलब्धियां हैं तो आपके मंत्री विधायक क्यों घबराए हुए हैं? क्यों वो सदमे में है कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाए, क्या जवाब दे जनता को? अगर आपने इतना काम किया होता तो चौड़े होकर के जाते जनता के बीच में। आज बेचारे वो हताश है कि हम जनता के बीच में क्या मुंह लेकर जाए, वहां क्या जवाब देंगे जनता को। वो बेचारे इस सदमे में है और आप उपलब्धियों पे उपलब्धियां गिनाई जा रही है। अगर इतनी उपलब्धियां यहाँ गिना रही है, उन मंत्री विधायक जो हताश है उनको भी बेचारों को बताइए कि ये काम किए हैं। उनको जानकारी नहीं है, लेकिन आपको सारी जानकारी है जो आप यहाँ पे उपलब्धियां गिना रही है सरकार की। सरकार तो पूरी हताश है। और हमारे पास स्टार प्रचारक हैं तो आ रहे हैं। आप भी राहुल गांधी को बुलाइए। राहुल गांधी, क्योंकि आपको लगता है कि राहुल गांधी के आने से अगर फायदा हो सकता है तो राजस्थान में बुलाइए, राजस्थान में स्टार प्रचारक के रूप में उतारिए, प्रचार कराइए उनसे भी। आप क्यों घबरा रहे हैं? हमारे पास है तो हम लाएंगे। अगर आपको नहीं लगता कि राहुल गांधी इस योग नहीं है तो आप इसलिए नहीं ला पा रहे, तो इसलिए आप घबरा रहे हैं, तो घबराइए मत। वैसे भी आपका कार्यकाल पूरा हो रहा है। आप लोगों को जितना समेटना था गहलोत साहब को, उनके मंत्रियों को उन्होंने खूब समेटा, खूब भ्रष्टाचार फैलाया
और अब आपका कार्यकाल समाप्त होने की कगार पे है, तो हताश मत होइए, घबराइए मत, जनता जवाब देगी आपको इस चीज का। ठीक है, लेकिन प्रतिष्ठा जी देखिए, ये बात तो एक उनकी तरफ से कही गई है, लेकिन तमाम चीजें जो हैं वो लगातार यहाँ पर निकलकर सामने आती हैं। चाहे आदिवासी समाज की हम बात कर लेते हैं तो साधने के प्रयास पूरे हो रहे हैं, कन्हैयालाल हत्याकांड का भी जिक्र उनकी तरफ से किया गया है। तो देखिए, कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर भी इन्होंने झूठ पेश किया है। और 28 तारीख को केस उनको पकड़ लिया था, और एनआईए को जो केस मिला है वो 2 तारीख को मिला है। पूरा एकदम कोई सच, एक शब्द नहीं बोलने को ये लोग तैयार है। तो उस चीज का क्या हो सकता है? आप मेरे को थोड़े से इस चीज में एक बात बताइए कि इतने बड़े बड़े नेता जो देश पूरे भारत देश का गृह मंत्री, छोटा पद नहीं है, वो आकर इतनी संवेदनशील मुद्दे पर इतनी झूठ परोस कर जाते हैं, तो ये इस देश के साथ क्या हो रहा है? आप देखिए, ये लोग आ रहे हैं कि 9 साल की उपलब्धियों को गिनाने, लेकिन इन्होंने एक उपलब्धि नहीं गिनाई, क्योंकि उपलब्धि होगी तो गिनाएंगे ना। ये चीज भी तो ये देश देख रहा है। जो बात कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ, आप कोई भी योजना है, एफडीआई ले लीजिए, हमारे टाइम में इन्होंने विरोध किया, सरकार बनते ही हम 49% पे लेके आ रहे थे, ये 52% पे ले आए। तो ओपीएस का भी जिक्र करते हैं। सरकार बनते ही जीएसटी ले आए, हम 14% पे लेके आ रहे थे, 30% पे ले आए। यानी कि इन्होंने जो इनके उद्योगपति जो लोग हैं, जो इनकी राजनीति का जो ब्रांड करते हैं, इनको उन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इन्होंने करोड़ों अरबों उनका लोन माफ कर दिया। किसानों का इन्होंने 2013 में वादा किया था कि संपूर्ण कर्ज माफ किया जाएगा, 1 रुपया भारत सरकार ने किसान का माफ नहीं किया है। जब आप उद्योगपतियों के पैसे माफ करते हो तब आपके पास पैसे आ जाते हैं, लेकिन किसान के करने के लिए आपके पास पैसे नहीं आते। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करेंगे, ये आप वादा किया था आपने 2013 में, लेकिन आपने नहीं किया है। जो ब्लैक मनी का, जिसका आप बता रहे थे कि एक बहुत बड़ी ब्लैक मनी विदेशों में जमा है, वो क्यों नहीं लेके आ पाए 9 साल में? ये चीज भी देश की जनता जानना चाहती है। तो जब आप आ रहे हो तो इन चीजों का आप अपनी उपलब्धि भी तो एक आधी गिनवा के जाओ लोगों को कि हमने ये किया है, हमने बड़ा बड़ा काम किया है। ये कहने से नहीं होता। आपने किया क्या वो बताइए। जो वादे किए थे 2013 में, उसमें से एक वादा आपने पूरा किया हो, वो आप हमें यहाँ पर जवाब दे दीजिए। हमारी तो सरकार है और हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि हमें हमारे जो आम आदमी है, जैसे ये कह रहे कि भाई पब्लिक जवाब देगी, हम भी श्योर है कि दिसंबर में इसका जवाब मिल जाएगा कि पब्लिक का मानस किसमें है। इन्होंने इस तरह का कर्नाटक के अंदर भी बहुत बड़े बड़े प्रचार किए थे, इनके सारे मंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री वहीं पर जाकर बैठ गए थे, पूरा प्रचार संभाला था। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि 9 साल बहुत होते हैं किसी को भी जानने, परखने और समझने के लिए, और मुझे पूरा भरोसा है कि देश की जनता बहुत समझदार है, 9 साल में समझ गई है कि ये धोखे जुमलों की सरकार है, छलाओं की सरकार है। हकीकत में ग्रास रूट पर इनके पास कुछ भी नहीं है। इसलिए ये लोग बार बार सिर्फ और सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट, ये तो आपको पत्रकारिता में भी आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि 2013 से चुनाव जो पहले एक लोकतांत्रिक तरीके से होता था, वो अब एक केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट रह गया, और इससे ज्यादा कुछ इन्होंने छोड़ा नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि अब देश समझ चुका है, इनके इरादों को भी जान चुका है कि इनके इरादे क्या है, इनकी कथनी करने में कितना अंतर है, इसलिए श्याम जी देखिए, तमाम बातों का जिक्र फिर भी वही हो रहा है कि आप लोग जो कह रहे हैं वो हो नहीं रहा है, और 9 साल की जो उपलब्धियां गिनाने की बात सामने आ रही है, तो इसमें प्रतिष्ठा जी की तरफ से ये भी कह दिया गया कि भाई आपने 9 साल में जो नहीं किया, जो पहले वादे किए थे, जो पूरे नहीं हुए, उनको भी तो गिनवाइए। देखिए प्रदीप जी, अगर मैं काम गिनाने लगूंगा तो शायद मुझे लगता है कि ये डिबेट का समय तो बहुत ही कम पड़ जाएगा। फिर भी मैं 2-3 चीजें गिना देता हूँ। एक बात दीजिए, 9 साल उनमें से एक आधे भाई ब्लैक मनी पे बड़ा सा वादा था। अरे आप इनको एंकर क्यों नहीं रख लेते? बड़ा सा वादा था, नहीं एक दो तो अगर वो कहने से प्रतिष्ठा जी आपके सवाल पूरे हो गए थे ना, उनका जवाब ले लेते हैं। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए इनसे। ये नहीं आप बोलिए। ठीक है ठीक है, ठीक है श्याम जी बोलिए। पहले 2014 से पहले सड़क बनती थी 5 किलोमीटर रोज, जो आज बनती है 35 किलोमीटर रोज सड़क बनती है। रेलवे ट्रैक बिछती थी 6 किलोमीटर रोज औसतन, जो आज 55 किलोमीटर रोज औसतन रेलवे ट्रैक बिछाई जा रही है। पूरा भारत, आज की तारीख में मेरे को बोलते हुए हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि पूरे भारत का जो रेलवे विद्युतीकरण का काम है वो कंप्लीट हो चुका है। जिस प्रकार से इंफ्रा का काम चल रहा है पूरा देश देख रहा है। किसानों को सम्मान निधि मिल रही है। आपके चैनल के माध्यम से मुझे बताते हुए खुशी होती है कि जिस प्रकार से विदेशी निवेश भारत में आ रहा है, जिस प्रकार से उनको विश्वास हुआ है, एप्पल जैसी बड़ी कंपनियां भारत में आकर के अपना प्लांट लगा करके काम कर रही, कई कारों की कंपनियां
अब मैं कितना गिनाऊं, लेकिन इन्होंने जो प्रश्न उठाया कन्हैया कुमार वाला, एनआईए एक जांच एजेंसी है, ये गुमराह करने की जो कोशिश कर रही है वो बता देता हूं। एनआईए जांच एजेंसी है, जांच करके उन्होंने रिपोर्ट पेश कर दी सरकार को। सरकार का फर्ज ये है कि स्पेशल कोर्ट बना करके उस जांच के आधार पर उसको सजा दे, लेकिन ढुलमुल इनका जो रवैया है उसको देखते हुए आज 1 साल बीत गया और अपराधियों को सजा नहीं मिली और जेलों में बिरयानी परोसी जा रही है। जिस प्रकार से इनकी ढुलमुल रवैये की वजह से जो जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था उसमें 73 लोग मारे गए थे प्रद्युम्न जी। उस बम ब्लास्ट के सारे आरोपी इनके ढुलमुल रवैये की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से हाई कोर्ट से बरी होकर के निकल जाते हैं। इस तरह की सरकार का ढुलमुल रवैया है। तो ऐसे में आप ये जिस प्रकार से मैं बता रहा हूं, ये बोल देंगे एनआईए कोई सजा देती है क्या? एनआईए जांच एजेंसी है। फिर मैं बोलूंगा जानकारी का अभाव है, तो ये नाराज हो जाएंगे। तो ऐसे में गुमराह करने के अलावा और कुछ नहीं करते। ठीक है, अब देखिए समय कम है, इसका जवाब भी ले लेते हैं कि गुमराह करने की बात यहां पर सामने आ रही। देखिए प्रतिष्ठा जी, आरोप प्रत्यारोप जो है वो तो लगातार देखने को मिलते ही रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब जो 2023 की तैयारी का लगातार हम जिक्र कर रहे हैं बीते लगभग 40 मिनट से, देखिए भारतीय जनता पार्टी कोशिश पूरी कर रही है। स्वाभाविक सी बात है कि हर पार्टी कोशिश पूरी करेगी, आप लोग भी कोशिश पूरी कर रहे हैं। अब रोड मैप आपका क्या रहने जा रहा है? देखिए, हमने काम किया है और हम अपने कामों को लेकर ही पब्लिक के बीच में है, आज भी है, कोरोना के टाइम में भी थे और पूरे 4.5 साल पब्लिक की सेवा की है। तो हमारा तो रोड हमारे विकास का है, महंगाई पर राजस्थान के कंट्रोल का है, फ्री इलाज हमने पब्लिक के लिए किया है। यानी कि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री महोदय गरीब का बेटा बनकर जो सेवा की है, वो चीजें हमारे पास, तो हमारा विकास है, हमारा काम है जो हमने राजस्थान के लिए किया है, राजस्थान की पब्लिक के लिए किया है, उस चीज को हम लेके जाएंगे। लेकिन एक बात मैं अभी लास्ट में एक चीज और जरूर पूछना आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो सतपाल मलिक जी जो इनके ही गवर्नर थे, उन्होंने खुद खुलासा किया है कि पुलवामा हमले के टाइम उन्होंने मोदी जी को कहा था कि इस तरह की चीज है और ये चूक हुई है, तो उन्होंने उनको ही चुप रहने के लिए कह दिया और वो पार्टी छोड़ के आए हैं इसलिए क्योंकि उनको उनकी बात को नहीं सुना गया और कुछ गलत उनसे करवाया जा रहा था, इसलिए वो छोड़ के आ गए। तो ये चीजें हैं कि ये चीजें अपनी तो कुछ बताते नहीं कि क्या कर रहे हैं, किस तरह से लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हम पर सवाल उठाते हैं। और हमारा जो मुद्दा आपने जो रोड मैप का पूछा वो यही है कि हमने पब्लिक के लिए काम किया है, हम काम पर भरोसा करते हैं। ठीक है, काम पे आप भरोसा करें। एक छोटा सा रिएक्शन श्याम जी से भी ले ले रहे हैं। श्याम जी देखिए, कांग्रेस पार्टी लगातार प्रयास कर रही है, अब साथ ही साथ एक तो सतपाल मलिक वाली बात पर जवाब दे दीजिएगा और रोड मैप आप लोगों को क्या रहने जा रहा है? देखिए प्रद्युम्न जी, पहले तो इन्होंने कहा कि हम कोरोना में भी साथ थे जनता के। पूरा राजस्थान कोरोना महामारी में त्रस्त था और इनके सारे मंत्री विधायक होटलों में थे 2 महीने तक लगातार। आप षड्यंत्र रच रहे थे। अरे आप षड्यंत्र अरे रहे आप थे। फिर ये बीच में प्रद्युम्न जी कैसे डिबेट कर पाऊंगा मैं प्रद्युम्न जी? तारीफ की, मोदी जी ने आप तारीफ एक बार बोल, ठीक है, आ रहा हूं प्रतिष्ठा जी। देखिए आपको समय भरपूर दिया जा रहा है, अब श्याम जी को अगर आप बीच में हर बार काटेंगे तो बात नहीं चल पाएगी ना। श्याम जी बोलिए। जनता मर रही थी और ये होटलों में गुलछर्रे उड़ा रहे थे, उसके वीडियो और बना बना के भेज रहे थे कि हम कैसे ऐसे कर रहे हैं होटलों में, किस प्रकार से इनको 5 स्टार 7 स्टार की सुविधाएं प्राप्त हो रही है, ये इनको कोरोना में जनता की किस प्रकार से साथ थे। और अगर इन्होंने काम किया है तो इनके मंत्री विधायक क्यों हताश है कि कह रहे हैं हम जनता के बीच। अब देखिए समय कम है, बहुत क्विक रिएक्शन आपका चाहिए। अब आने वाले समय में रोड मैप क्या रहने जा रहा है आपका? देखिए हम जनता के बीच में है, कोरोना का टाइम हो चाहे कोई भी टाइम हो, हमने जनता के साथ काम किया है और आने वाला जो राजस्थान का चुनाव है उस समय हम जनता के बीच में जाकर के कांग्रेस की जो कुशासन रहा है पिछले 5 साल का वो गिनाएंगे और जनता उससे पूरी भली भांति अवगत भी है। चलिए ठीक है प्रतिष्ठा जी और श्याम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मुद्दों पर बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस में आपने जिस तरीके से देखा कि आरोप प्रत्यारोप लगातार देखने को मिलते हैं, लेकिन मेवाड़ से शंखनाद यहां पर अमित शाह ने कर दिया। देखने वाली बात यह रहेगी कि आने वाले जो चुनाव है उसमें जनता की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रियाएं निकल कर सामने आती है। तो बड़ी बहस में अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार।